तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है फिजिक्स के दुनिया में, साइंस के दुनिया में। तो लास्ट क्लासेस ना हम लोग साइंस के बारे में पढ़ चुके थे। आप लोगों को कुछ याद है? व्हाट इज साइंस? साइंस क्या होता है? कोई बताना चाहेगा? कोई बच्चा जो लास्ट क्लास में आया था? कोई नहीं? बोलो जी। आतिश? हिंदी से बोलें। हाँ, हिंदी से ही बोलना है। हम तो हिंदी से ही पूछ रहे हैं ना। साइंस एक ऐसा शब्द है सर जिससे हम ये प्रकृति के बारे में जानते हैं, उसे अपने कंट्रोल में कर सकते हैं सर। उससे आने वाले हानि से बच सकते हैं। और कोई बच्चा? लक्ष्मीकांत बताना चाहेगा? लैटिन वर्ड से बना हुआ है। लैटिन वर्ड कौन सा लैटिन वर्ड था? लैटिन वर्ड कौन सा था? साइंटिया ना। और उस साइंटिया का मीनिंग क्या होता था? जानना, टू नो। इसके अलावा और भी कुछ बताए थे। कोई और बताना चाहेगा? इधर गर्ल से खुशबू। दो खुशबू है हमारे पास। हाँ, साइंस का मतलब क्या? बोलिए, हिंदी में ही बोलना है। साइंस शब्द लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है साइंटिया। और भी कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं? इधर खुशबू, दूसरी खुशबू नहीं, डर लग रहा है। इधर से रे, आगे से बालक आया था ना अंदर, कुछ बोलना चाहेगा? व्हाट इज साइंस? अरे सबसे पहले देखो, तुम लोग साइंस के बच्चे हो तो कोई भी तो यही पूछेगा ना, साइंस क्या होता है? चलो बेटा, थोड़ा थोड़ा पहुंच पाया लेकिन जगह में नहीं पहुंच पाया। तो आप लोग को बताए थे साइंस ना एक कोशिश होता है, एक प्रयास होता है। इस संसार में जितना जो प्राकृतिक घटना घटता है उस घटनाओं को जानने के बारे एक छोटा सा प्रयास है। छोटा सा प्रयास में आपको इतना प्रयास करना है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उस घटनाओं को समझने का कोशिश करना है। जैसे आप लोग का एक एग्जांपल है रेनबो। रेनबो देखते हो? प्रकृति में अपने आप बनता है ना कि कोई बना देता है? सर के हमारे चचा हैं, बड़े अच्छे पेंटर हैं, सीढ़ी लगा लेते हैं और आकाश में जाकर के पेंट कर देते हैं और रेनबो बना देते हैं। ऐसा नहीं होता है ना? तो एक रेनबो बनना प्राकृतिक घटना है। अब ये रेनबो कैसे बना, क्यों बना, इसके बारे स्टडी हम लोग कहाँ पे करेंगे? साइंस में। और जितना सारा प्रकृति में घटना घटता है, जैसे एक नॉर्मल सा देख लो, आम का नीचे गिरना। कोई ऑब्जेक्ट को आप ऊपर उछालो, वो कहाँ गिर जाता है? नीचे गिर जाता है। तो ये जो नीचे गिर रहा है, अगेन ये फिजिकल फिनोमिना है, ये नेचुरल फिनोमिना है जो ऑटोमेटिक हो रहा है, हम लोग कोई कर नहीं रहे हैं। तो यही जो नेचुरल फिनोमिना है ना, यही फिनोमिना का ही स्टडी करना हम लोग का क्या कहलाता है? साइंस। और ऊपर स्टडी करेंगे कि पूरा डेप्थ में स्टडी करेंगे? पूरे ही डेप्थ में इसका हम लोग स्टडी करेंगे। देखो, सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे बताए थे, स्क्रीन में देखो। द वर्ड साइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लैटिन वर्ब साइंटिया मीनिंग टू नो। तो ये जो साइंस वर्ड है कहाँ से आया हुआ है? एक लैटिन वर्ड से आया हुआ है। और ये लैटिन वर्ड कौन सा है? साइंटिया। और साइंटिया का मतलब क्या होता है? जानना। टू नो मीन्स जानना। तो ये तो कहाँ से ये साइंस वर्ड आया उसके बारे में बताया ना। थोड़ा सा और देख लो। अब देखो यहाँ पे साइंस का डेफिनेशन है। तो साइंस इज अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट। साइंस एक प्रयास होता है, एक कोशिश होता है। क्या चीज का कोशिश होता है? टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड मतलब समझना, समझने का। क्या चीज को समझने का? नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना में प्रकृति में होने वाले घटना इन एज मच डिटेल एंड डेप्थ एज पॉसिबल। अब जो प्रकृति में जो घटना घट रहा है उसको जितना अधिक से अधिक गहराई तक हो सके उतनी गहराई तक हम लोग को समझने का कोशिश करना है। और अगर हम लोग समझ गए हम लोग को कुछ ज्ञान मिला होगा, ठीक। उसके बाद देखो
यूज द नॉलेज सो गेन्ड टू प्रिडिक्ट, मॉडिफाई एंड कंट्रोल फिनोमिना। और देखो जब हम लोग इतना गहन स्टडी किए हैं, तो गहन स्टडी करने के बाद जो हम लोगों को नॉलेज मिला, जो हम लोग नॉलेज प्राप्त किए हैं, उस नॉलेज से हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे, मॉडिफाई करेंगे और कंट्रोल करेंगे जो घटना घट रहा था ना उसी को। दोबारा सुनना है, साइंस क्या है? साइंस हम लोगों का एक प्रयास होता है प्रकृति में जितने सारे घटनाएं घटते हैं उस घटनाओं को समझने के लिए, और इस घटनाओं को हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे, और स्टडी करने के बाद जो नॉलेज मिलेगा उस नॉलेज को हम लोग अप्लाई करेंगे। क्या काम करने के लिए अप्लाई करेंगे? प्रिडिक्ट। जैसे प्रिडिक्ट मींस भविष्यवाणी। सर आज चंद्र ग्रहण मान लो लग, सपोज कि आज चंद्र ग्रहण लगा, तो नेक्स्ट कितने सालों बाद लगेगा, कितने दिनों के बाद लगेगा, ये वाले हम लोग को पहले पता चल जाता है ना। तो अगेन ये हम लोग क्या करनी है? प्रेडिक्ट करनी है। फिर इसके बाद है मॉडिफाई। हम लोग चाहें तो उस घटना को क्या कर सकते हैं? हम लोग अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे देखो हम लोग देखते हैं कि जो नदी है, नदी में पानी ऊपर से नीचे की ओर जाता है, तो ये तो बाय नेचुरल है ना। हम लोग इसको अपने तरीके से भी कर सकते हैं। सर बड़ा सा टंकी ले लिए, ऊपर की ओर पानी गिराएंगे, नीचे की ओर पानी बहाएंगे, तो ये हम लोग खुद से कंट्रोल कर लिए ना, दैट इज मॉडिफाई। और लास्ट में आ जाओ कंट्रोल फिनोमिना, कि जो प्रकृति के द्वारा जो घटना होगा ना उसको हम लोग कंट्रोल भी करते हैं। जैसे देखो लाइटनिंग के बारे आप जानते हो, लाइटनिंग जानते हो? गरज मलक सर चमकता है, तो हम लोग समझ गए कि लाइटनिंग होता कैसे है, उसका मेन कारण क्या है, और लाइटनिंग को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो लाइटनिंग के कंट्रोल के लिए हम लोग तड़ित चालक यूज कर लेते हैं। आप लोग याद करो कि आप लोग के स्कूल में लगा हुआ होता था, तो लाइटनिंग बड़ा डेंजर चीज होता है, तो उसको हम लोग अपने से कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं? एक बड़ा सा एंटीना लगा दिए छत के ऊपर, जब लाइटनिंग होगा तो लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो सीधे कहाँ चला जाएगा? अर्थ में चला जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हम लोगों का साइंस। एक बार देख लो दोबारा से, कोई दिक्कत है? देखो तो व्हाट इज साइंस? तो साइंस एक प्रयास, एक कोशिश। क्या चीज का कोशिश? प्राकृतिक नहीं बोलना है, प्रकृति के घटनाओं को समझने का कोशिश है, वो भी बहुत गहराई के साथ। और यहाँ से जो हम लोगों को नॉलेज मिलेगा उस नॉलेज का यूज करेंगे क्या करने के लिए? भविष्यवाणी करने के लिए और मॉडिफाई करने के लिए, और फिर साथ ही साथ जो घटना घट रहा है उसको कंट्रोल भी करेंगे। दिक्कत नहीं ना? चलो, तो ऐसे तो आप लोग बोल नहीं पाए थे, लास्ट क्लास में आप लोग को पढ़ाए थे लगभग 20-25 मिनट ना। कोशिश करना है घर जाकर के अच्छे से प्रयास करना है सारी चीजों को। कोई वर्ड दिख रहा है जहाँ पे आप लोगों को मुश्किल लग रहा है? तो वैसे बच्चा जो नया है वो इसका डिफिनेशन लिख लेगा। नया बच्चा जो होगा ना वो इसको लिख लो। जो नया बच्चा है थोड़ा सा छाप लो, लिख लेंगे सबको, लिख नहीं लेगा उससे लिख लेगा। चलो गुड। अब देखो यहां से चलते हम लोग आगे की ओर। अच्छा, अभी जो हम लोग देखें कि सर हम लोग साइंस में जो जितने सारे फिजिकल घटनाएं घटेगा, फिजिकल फिनोमिना जो होगा, नेचुरल फिनोमिना होगा, उसको हम लोग समझेंगे। अब ये जो फिनोमिना है, प्रकृति में घटने वाले जो घटनाएं हैं, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, इस तरीके से एक प्रोसेस होता है ना, सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग समझेंगे। तो कौन कौन सा स्टेप्स होता है जिसके हेल्प से हम लोग प्रकृति की घटनाओं को समझते हैं। तो देखो सबसे पहले आप लोग का हेडिंग क्या दिख रहा है? द साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व सेवरल इंटरकनेक्टेड स्टेप्स। यानी कि जब हम लोग ये प्रकृति की घटनाओं को पढ़ेंगे तो कौन कौन सा स्टेप उठाना पड़ेगा। तो देखो जो सबसे पहला स्टेप है वो होता है सिस्टेमेटिक ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन जानते हो? ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है आसान में देखना। जैसे आपके चचा हैं, सुबह उठ करके गौर किए कि भाई सूरज जो है वो पूरब में निकल रहा है, और फिर वहीं पे दिन भर बैठे रहे। शाम में पता चला
कि सूरज चलते 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 किधर चला गया, पश्चिम में चला गया। फिर चचा एक दिन इंतजार किए, अगले दिन फिर वैसे सुबह उठे, फिर चेक कर रहे हैं सूरज किधर से निकला, पूरब से निकला, फिर किधर जा रहा है, डेली 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 उनको यही चीज दिखाई दिया। ठीक है, तो ये जो चचा देख रहे हैं डेली डेली एक ही चीज को, तो देख करके ना कुछ अपने आप में सोचे कि भाई हमें एक बात समझ में आया। क्या समझ में आया? कि सूरज जो है डेली पूरब से निकलता है और पश्चिम की ओर जाता है। धरती अपने जगह पे रुका हुआ है और सूरज चल रहा है, और चल के किधर से किधर गया, पूरब से पश्चिम। तो यही चीज को हम लोग बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। अब जैसे देखो, लेट से कि मेरे पास मार्कर, अगर मैं मार्कर को छोड़ूं तो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। कोई बात नहीं, हम लोग को ऐसा लगा कि मार्कर को छोड़ रहे हैं इसलिए ये गिर रहा है, हम लोग ना इसको उछाल करके देखेंगे, लेकिन इस बार नीचे नहीं गिराएंगे, इसको ऐसे इस तरीके ऊपर थ्रो करके देखेंगे। ऊपर थ्रो कर दिए, फिर ये क्या गिर गया, फिर से नीचे गिर गया। अब इस बार ना सोचे कि शायद मेरे पास ताकत कम है, खाना वाना खा के जूस वूस पी के थोड़ा ताकत लगा के फिर से फेंके ऊपर, फिर ये क्या हो जा रहा है, नीचे गिरा। यानी कि बार बार हम क्या देख रहे हैं कि कोई भी चीज को ऊपर फेंको वो ऑटोमेटिक नीचे आ जाता है। तो ये क्या रहा, ये रहा ऑब्जर्वेशन। बात समझ में आया? चलो, आप एक आम के पेड़ के नीचे जाते हो, देखते हो हवा आंधी आता है, क्या दिखता है कि सर पेड़ से आम नीचे की ओर गिर जाता है। चलो बहुत बढ़िया। अब आप आम के पेड़ से छोड़ करके चलो सेव के पेड़ के नीचे चल गए, दोबारा हवा आंधी आया, आप फिर से देखते हो कि सेव, इस बार जो सेव है वो भी क्या कर रहा है, नीचे की ओर गिर रहा है। तो आपको एक चीज बार बार दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि सेव भी नीचे गिरा, आम भी नीचे गिरा, और ये जो आप देख पा रहे हो उसी चीज को बोला जाता है ऑब्जर्वेशन। इस वर्ड में कोई दिक्कत, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन में कोई दिक्कत नहीं ना? चलो नेक्स्ट वन, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। आप देखो सबसे पहले क्या किया जाता है ना, साइंटिस्ट लोग क्या करता है, अगल बगल देखता है और अगल बगल देखने के बाद खुद से अपने हाथों से उस चीज को एक्सपेरिमेंट करके देखता है। तो अब साइंटिस्ट लोग अपना घर गया, उन लोग का लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी में यही चीज को 1000 बार करके देखा। ठीक, जैसे पेन लिया, पेन को नीचे गिराया, सर ये भी नीचे गिर गया। पिन लिया, पिन को भी ऐसे पकड़ करके छोड़ दिया, वो भी नीचे गिर गया। ऊपर फेंक करके देखा, फिर कुछ देर के बाद नीचे गिर गया। हल्का से हल्का चीज को ले लिया, चलो पेज ले लिया, पेज जानते हो ना आप लोग का, पेज बहुत हल्का है, उसको ले लिया, फिर छोड़ दिया, फिर क्या हो गया, वो भी नीचे गिर। मतलब जो काम प्रकृति करता है वही काम साइंटिस्ट लोग अपने तरीके से वैसा माहौल बनाएगा और अपने ऐसा माहौल बना करके उस एक्सपेरिमेंट को दोहराएगा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार और बहुत बार। ठीक, और इसको बोला जाता है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। जिसे देखो ऑब्जर्व करते हो आप कि भाई बात ऐसा है कि नदी में जो पानी है वो बाएं से दाहिने जाता है। मान लो लेट्स से आप अपने घर से निकले तो आपको ऐसा दिख गया कि सर मेरे घर से ना एक नदी निकला हुआ है जो बाईं साइड से दाहिनी साइड जा रहा है। 10 किलोमीटर आगे गए, आपको एक और नदी दिखाई दिया और वहां पे आप ये देखें तो जो नदी है वो भी कैसे बह रहा है, बाएं से दाहिने बह रहा है। अब इसी तरीके से मान लो आप घर से निकले और 50 नदियां दिख गई, 50 को 50 नदियां जो है वो बाएं से दाहिने की ओर जा रहा है। तो आप ऐसा सोच लिए कि इतना सारा देखने के बाद, इतना सारा ऑब्जर्वेशन के बाद मुझे एक बात समझ में आ रहा है कि भाई इस दुनिया में ना नदी हमेशा किधर से किधर बहता है, बाएं से दाहिने। बोला ठीक है भाई, तो अब इस चीज को ना आप जाओ कहाँ पे, एक्सपेरिमेंट करो लेबोरेटरी जाके। तो लेबोरेटरी गए, लेबोरेटरी जाकर के ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए। अब एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए तो हमें कुछ गड़बड़ दिख गया कि नहीं भाई, कि जो मेरे पास ट्यूब है, एक्सपेरिमेंट कैसा होता है, कंट्रोल ना,
तो हम तो वहां पे नदी, अपने लेबोरेटरी के अंदर तो नदी नहीं बना सकते ना, तो एक ट्यूब बनाए। ट्यूब जानते हो, पाइप लिए, पाइप में पानी डाल रहे हैं और बाएं से दाहिने कर रहे हैं, तो दिख रहा है कि पानी नहीं जा रहा है। फिर देखिए बाएं साइड से पानी डाल रहे हैं, दाहिने साइड पानी नहीं जा रहा है। तब फिर हम लोग सोचे नहीं, जो हम लोग देखे थे उसमें कुछ गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है, वहां बैठ करके सोचने लगे, तो ट्यूब को थोड़ा सा एक साइड से ऊपर कर दिया और फिर बाईं साइड पानी डाला। फिर क्या पता चला, पानी बड़ी आसानी से बाईं से दाहिनी ओर चला गया। यानी कि जो हम लोग देख रहे थे अपनी आंखों से कि भाई नदी जो है ना, नदी में पानी बाएं से दाहिने जाता है, तो ये मेरा कॉन्सेप्ट गलत था कि बाएं से दाहिने नहीं जाता है, ऊपर से नीचे आता है। हालांकि वहां पे कुछ उसका फिजिकल ऐसा था वहां पे, जिसके वजह से क्या हो जा रहा था कि दाहिनी साइड डाउन था, बाएं साइड अप था, जिस कारण से पानी ऊपर से नीचे जाता, मतलब बाएं से दाहिनी की ओर जा रहा था। तो हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट गलत हो गया कि सर हम लोग को दिख तो ऐसा रहा था कि बाएं से दाहिने जाने से नदी बहता है, यानी कि बाएं से दाहिने नदी बहता है, लेकिन बाएं से दाहिने नदी नहीं बहता है। कैसे बहा, ऊपर से नीचे। तो ये बात आपको कब पता चला, जब आप क्या किए, एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या नाम दे देंगे, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। तो आई थिंक अभी तक आपको दो स्टेप समझ में आया होगा। पहला स्टेप क्या था, सिस्टेमेटिक ऑब्जर्वेशन, मतलब एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 1000 बार हम देखेंगे प्रकृति में जो घटना घट रहा है ना, उसको 1000 बार देखेंगे और उस घटना को देख करके हम लोग उसका नकल करने का कोशिश करेंगे, कॉपी करने का कोशिश करेंगे। कहाँ पे, हम लोग अपने लैब में। और लैब में जो प्रकृति का घटना घट रहा है उसको जो कॉपी कर दी, उसका नाम क्या रह जाएगा, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। दो स्टेप समझ में आया, कोई डाउट? चलो, हाँ खुशबू और मनीषा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, साइंटिस्ट लोग ना अब ये सोचना शुरू करता है कि भाई कि आखिर ये जो घटना घट रहा है, ये जो घटना घट रहा है उसके पीछे का कारण क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है। कारण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रीजनिंग। आसान भाषा में आप लोग सुनते होंगे, जो कंपटीशन का बच्चा एग्जाम लिखता है ना, उन लोग का एक सब्जेक्ट होता है जिसको बोलते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में ना हम लोग अपना दिमाग यूज करना पड़ता है। अब दिमाग से हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे, ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसका होने के पीछे का कारण क्या है। तो जैसे यहाँ पे देखो हमारे पास रीजनिंग, अब जो हम लोग देखें, जो एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंट करने के बाद अब हम लोग अपने दिमाग से पूछेंगे कि भाई आखिर ऐसा हो रहा है तो ऐसा ही क्यों हो रहा है। ठीक है, ऐसा ही क्यों हो रहा है, ये क्वेश्चन हम कहां से पूछ रहे हैं, अपने दिमाग से। तो जो क्वेश्चन हम अपने दिमाग से पूछ रहे हैं, इस क्वेश्चन को बोला जाता है रीजनिंग। अब ये रीजनिंग दो तरीके से होता है, ठीक है, दो तरीके से। एक को बोलते हैं क्वालिटेटिव और एक को बोलते हैं क्वांटिटेटिव। ठीक है, अब देखो क्वालिटेटिव और क्वांटिटी में फर्क होता है। क्वांटिटी, पहले देखो क्वांटिटी का मतलब क्या, क्वांटिटी जहां पे आप नंबर के टर्म में बता सकते हो, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे नंबर है ना, इसको बोला जाता है क्वांटिटी। और क्वालिटी, सर ऐश्वर्या राय बहुत खूबसूरत है ना, कितना खूबसूरत है, नाप सकते हो क्या, नहीं ना। सर मेरे चचा जो है वो बहुत गुस्सेल है, कितना गुस्सेल है, नाप सकते हो नहीं, सिर्फ आप उसका क्वालिटी बता सकते हो। बात समझ में आ रहा है। तो ये जो रीजनिंग होगा वो दो तरीके का, यानी कि जो चीज, जो घटना घट रहा है ना, उसके बारे में हम सोचेंगे और उसके बारे में दो चीज बताएंगे। क्या क्या बताएंगे, क्वालिटेटिव रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग। क्वालिटेटिव जैसे रेनबो वाला एग्जांपल हम लेते हैं। रेनबो वाला एग्जांपल देखो, एक्चुअली साइंटिस्ट लोग बार बार देखा कि सर हम लोग 50 साल से एक्सपेरिमेंट किए, मतलब 50 साल से ऑब्जर्व किए, हमें एक चीज समझना कि रेनबो जो है सिर्फ और सिर्फ बरसात के दिन में ही बनता है। क्या कभी आप लोग रेनबो गर्मी के दिन में देखे हो और ठंडे सीजन में देखे हो, नहीं देखे हो। बस आपको कब देखने को मिलता है, बरसात के सीजन में देखने को मिलता है। तो बरसात के सीजन में देखने को मिलता है, तो अब ये क्यों देखने को मिलता है, ठीक। तो साइंटिस्ट लोग दिमाग लड़ा है, अपना दिमाग। देखो अभी कोई भी घटना घट रहा है तो उसके पीछे कारण बताना पड़ेगा।
तो देखो यहाँ पे कारण बता रहा है, एक क्वालिटेटिव कारण बता रहा हूँ। क्वालिटेटिव मतलब यहाँ पे आपको नंबर के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। जैसे साइंटिस्ट लोग सोचा कि भाई कहीं ना कहीं इंद्रधनुष का बनना पानी से पक्का रिलेटेड, क्योंकि सूरज तो हमेशा रहता है, ठंडे दिन में भी रहता है, गर्मी दिन में भी रहता है, बरसात दिन में भी रहता है। बस सब सीजन में एक चीज नहीं रहता है, वो है पानी। बरसात नहीं रहता है सारे सीजन में। तो साइंटिस्ट लोग ऐसा सोचा कि सन से जो लाइट आते रहता है और वहां पे जो पानी का फवारा जाता है, पानी का फवारा जानते हो, पानी का फवारा मार दो और बीच में सन को खड़ा कर दो, तो सन से जो रोशनी आएगा और यहाँ से पानी का जो फवारा रहेगा, तो पानी का फवारा जो है वो इंद्रधनुष को बना देता है। मतलब कहीं ना कहीं ये समझ में आया कि जो रंग है, रंग कहीं ना कहीं सूरज की रोशनी पर होगा, और बरसात हो रहा है तो पानी का जो फवारा है वो फवारा रंग को अलग अलग कलर में बहुत अच्छे तरीके से अरेंज कर देता है, जो किसका रूप ले लेता है, इंद्रधनुष का रूप ले लेता है। बात समझ में आया? तो ये जो हम बता रहे हैं अलग अलग कलर का फॉर्मेशन जो हो रहा है, ठीक है, ये इसके पीछे का जो रीजन भी है, फव्वारा आया, सनलाइट आया, लाइट में जो कलर था वो कलर अलग अलग हो गया, सेपरेट हो गया, तो कहीं पे ब्लू हो गया, कहीं पे वायलेट हो गया, कहीं पे इंडिगो हो गया, इस तरीके से होता है ना, और सारे 7 कलर में बट गया। तो ये जो मैं आपको रीजन बता रहा हूँ ये है क्वालिटेटिव रीजनिंग, ठीक, मतलब यहाँ पे कलर के बारे में बता रहे हैं। अब देखो क्वांटिटेटिव रीजनिंग का मतलब क्या। जैसे मान लो कि सर मेरा जो गाड़ी है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है, ठीक है, तो आप 2 घंटे में कितनी दूर चले जाओगे? 1 घंटा में आपका गाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है, तो 2 घंटा में कितना दूर चले जाओगे? पक्का ना, 20 किलोमीटर। चलो अब हम बोल दिए कि भाई ऐसा है कि अगर मान लो 10 किलोमीटर की जगह अगर हम 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाएंगे तो 2 घंटे में कितना दूर जाएंगे? 40 किलोमीटर चले जाएंगे। तो ये चीज रहा, हम लोग यहाँ पे नंबर के बारे में बात करें ना, तो ये जो हम लोग का दिमाग सोच रहा है वो कैसा रीजनिंग है? नंबर आया, क्वांटिटेटिव रीजनिंग। दिक्कत हुआ? तो क्वालिटेटिव में हमें नंबर के बारे में बात नहीं करेंगे, क्वांटिटेटिव में हम लोग नंबर के बारे में बात करेंगे। एक बार दोबारा से समझ लें। चलो जैसे अभी देखो कि मान लो हम लोग का गाड़ी का स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा था, अगर हम बोले कि अगर मान लो हम लोग गाड़ी का स्पीड को 2 गुना कर दिए तो हम लोगों का स्पीड हम लोग का जो डिस्टेंस है वो 1 घंटे में कितना हो जाएगा? सर हम लोगों का जो डिस्टेंस है वो भी 2 गुना हो जाएगा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अभी है, और अगर यदि हम लोग स्पीड को 2 गुना कर देंगे तो हम लोग का स्पीड कितना हो जाएगा? 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे नंबर बता रहे हैं ना, नंबर बता रहे हैं, तो कौन सा रीजनिंग? क्वांटिटेटिव रीजनिंग। तो आई थिंक आपको ये जो 3 स्टेप्स बताए ये तीनों आपको समझ में आया होगा। ऑब्जर्वेशन समझ में आया, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, आपको ऐसा नहीं एक ही बार में देख करके सोच लिया, है ना, वो होता है ना क्या बोले, एक नजर में प्यार नहीं देखे हो, लव एट फर्स्ट साइट। आता है लड़का या लड़की किसी को देखता है, सर पहली ही बार में प्यार। तो भाई यहाँ पे साइंस में ऐसे नहीं करना है, उसको बहुत बार प्रैक्टिस करना है। जो घटना घट रहा है ना उसको बहुत बार देखना है, देखने के बाद हम लोग को क्या करना है, उसको घर जाकर के एक्सपेरिमेंट भी करना है, और फिर भाई ये प्यार क्यों हुआ, है ना, उसके पीछे कारण भी बताना है। क्वालिटेटिव वाला भी और क्वांटिटेटिव वाला दोनों ना। अरे एक नजर में क्यों प्यार हुआ? सर लड़की बड़ी खूबसूरत थी इसीलिए लड़का को पसंद आ गया, क्वालिटेटिव बता दिए। क्वांटिटी में सर लड़का अभी 50,000 खर्चा करता है डेली, है ना, कल को अगर 60,000 खर्चा करेगा तो और भी ज्यादा प्यार हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे दैट इज हम क्या बता रहे हैं? क्वांटिटेटिव। नेक्स्ट चलो अगला जो है वो है मैथमेटिकल मॉडलिंग। भाई
मैथमेटिकल मॉडलिंग का मतलब कि अगर ये घटना घट रहा है ना तो जरूर इसके पीछे कोई फॉर्मूला काम कर रहा है, कोई फॉर्मूला होगा। अब उस फॉर्मूला को डिराइव करो। जैसे याद करो, आप लोग 10वां क्लास में पढ़ते होंगे सर, डिस्टेंस स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम, ये पढ़े तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ऐसे पढ़े थे। v बराबर u प्लस at, मतलब कोई घटना अगर घट रहा है तो इसके पीछे कौन सा फॉर्मूला वर्क कर रहा है। अब हम लोग को उस फॉर्मूला को बना करके दिखाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि ये जो घटना घट रहा है इसके पीछे का फॉर्मूला ये है और इसी फॉर्मूला के तहत कोई घटना घट रहा है। क्लियर? नेक्स्ट वन, प्रेडिक्शंस। अब अगर यदि हम लोग फॉर्मूला दे दिए तो फॉर्मूला दे दिए तब हम लोग भविष्यवाणी कर लेंगे। जैसे समझ लो, अगर मैं इसको थ्रो कर दे रहा हूं 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में कितना दूर जा रहा है? 10 मीटर जा रहा है। तो सर अगर यदि आप इसको 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से थ्रो करो तो कितनी दूर जाएगा? 50 मीटर जाएगा। 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से थ्रो करो तो 100 मीटर चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो अब जो हम लोग का फॉर्मूला आया, फॉर्मूला के बेसिस पर अब हम लोग क्या कर लेंगे? प्रेडिक्शन करेंगे। जैसे कि जो चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण लगता है ना, तो साइंटिस्ट लोग निकाला फॉर्मूला कि भाई ये घटना घट रहा है, इसके पीछे कोई फॉर्मूला है, तो दोबारा ये घटना कितने दिनों के बाद घटेगा। तो फॉर्मूला से कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन करके फिर उन लोग बता दिया आज घटना घट रहा है, आज सूरज ग्रहण लग रहा है, दोबारा 30 साल के बाद दिखाई देगा, दोबारा 40 साल के बाद दिखाई देगा। यानी उस फॉर्मूला का यूज करना है और यूज करके फिर आपको अब क्या करना है? भविष्यवाणी भी करना है। अच्छा, आप लोग एक मूवी देखे थे डॉक्टर मेहरा वाला, क्रिस, नहीं देखा? वो क्या बोला है कि भाई आप हाथ रखो ना, हम तुम्हारा फ्यूचर बता देंगे। फ्यूचर कैसे बताएगा? यही तो साइंस है ना, फॉर्मूला चेक करेगा, फॉर्मूला चेक करके बता देगा कि भाई लड़का जो है वो पढ़ने में बड़ा बेकार है, पक्का ये आगे चल करके अपने माँ बाप का नाम बदनाम करने वाला है। तो वो देखा, उस चीज को देखा, ऑब्जर्व किया, फॉर्मूला निकाला, फॉर्मूला निकालने के बाद अब उसके बारे भविष्यवाणी कर दे रहा है। दैट इज प्रेडिक्शन। नेक्स्ट वन, अब मान लो जो हम फॉर्मूला बना के दिए, अब ये फॉर्मूला सही है कि गलत है। तो अगर सही रहा या गलत रहा, इसका क्या होगा? वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन मतलब अब मान लो हम बनाए फॉर्मूला, अब हमारे से जो तेज तरार इंसान होगा, जो ज्यादा जानकार होगा, उसको हम जाके ये सारी चीजें बताएंगे। भाई देखो हमने एक चीज को देखा, ऐसे ऐसे दिखा, आप इस चीज को आप देख लो कि क्या जो हम जितना सारा चीज बात बता रहे हैं क्या ये सही है कि गलत। अगर सही निकला तो आपका वो फॉर्मूला वेरीफाई हो गया, प्रूफ हो गया। अब आप क्या करेंगे? आपके द्वारा जो दिया गया फॉर्मूला है वो सारे लोग पढ़ेंगे, सारे लोग उस चीज को समझेंगे। और अगर मान लो आपका ये फॉर्मूला गलत हो गया तो यहीं से खत्म हो जाएगा आपका कहानी। जहाँ पे आपको दिख रहा है फॉल्सिफिकेशन कि चलो हम तो फॉर्मूला बना लिए अपने तरीके से, हमको तो ठीक लग रहा था, लेकिन मेरे से कोई बढ़िया तेज तरार इंसान, उन लोग को हम जब दिखाएं ये मॉडल तो पता चला नहीं भाई इसमें कुछ लोचा है, कुछ गड़बड़ है। मतलब कि वहीं पे मेरा इतना जो मेहनत था वो सारा का सारा खत्म हो गया। जितना आप बताए थे सर वो क्या हो गया? तो ये मेनली 6 स्टेप्स हैं, जो ये 6 स्टेप्स हम लोगों को काम आता है प्रकृति में घटनाएं घटता है उसको समझने। तो इसको आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। तो नोट डाउन कर लेंगे आप लोग। आपके एग्जाम में ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है, बस ये सारी चीजों को अभी आपको खाली समझना। ऐसे इस चैप्टर से ना बस एक ही क्वेश्चन आता है और वो कौन सा क्वेश्चन आएगा वो आपको बता दें। लेकिन बोलो वही वाला, अरे आएगा तो वही, नहीं तो आएगा नहीं। सबको रट लेगा। देखो दोबारा आप लोग साइंस रटने के लिए पढ़ रहे हो क्या? गलत बात बोल दिया ये बालक। क्या है मोदी जी?
हाँ, रट के नहीं, समझ के बोलो, बढ़िया से समझ के जाओगे, बढ़िया से समझ के जाओगे तो फिर बड़ी आसानी से सॉल्व करोगे। कौन सा पानी पिलाएगा? दिले आगे बैठा है, इधर कौन लड़का बैठा हुआ? हाँ, तुम बैठा हुआ, नाम बताओ एक बार जोर से। हाँ? नाम बताओ। सचिन कुमार। सचिन कुमार। चलो थोड़ा सा पानी ला दो उसको। मेरा गाड़ी में कुछ नए बच्चे भी दिख रहे हैं, और बाकी लड़की लोगों का छुट्टी है क्या? बाकी सब छुट्टी में है। सच्ची में आज कोई फेस्टिवल है? नानी घर? अरे सबको एक ही दिन नानी घर? वाह, चलो अच्छी बात है। मैं कमिंग सर। आ जाओ, आ जाओ। बहुत अच्छा। ये सारे ना आप लोग के लिए रिकॉर्ड हो रहा है। अगेन कल को भूल जाइएगा तो दोबारा से ये सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल रहेगा। ये सिर्फ आपके लिए बनाया जा रहा है जहाँ से आपको बेनिफिट है। जैसे कोई बच्चा, आज जो बच्चा नहीं आया, अब उसके लिए ऑप्शन क्या है? दोबारा तो क्लास में हो पाएगा ना। और अगर ऐसा रहेगा तो सर डेली कोई ना कोई अब्सेंट करेगा ही करेगा। और अगर डेली कोई अब्सेंट करेगा तो एक ही टॉपिक हम लोग को पढ़ाते पढ़ाते 1 साल लग जाएगा। ऐसे ही होगा ना, तो कम से कम उससे हम लोगों को फायदा मिल जाएगा। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा ना? अगर कोई दिक्कत हो रहा होगा तो बोलेंगे कि सर यहाँ पे ना समझ में नहीं आ रहा है या ऊपर ऊपर उड़ रहा है। और एक और चीज, जब तक आप हमसे पूछेंगे नहीं तब तक आपको अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा ना, इसलिए पूछो। अगर कहीं पे डाउट होता है तो उसको तुरंत से पूछ लेना है। एक और चीज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो भी चीज आप समझते हो ना, कोशिश करो आप अपने दोस्त को समझाने की। अगर जो आप समझे हैं और आप अपने दोस्त को समझाएंगे तो ये आपका ज्यादा क्लियर हो जाएगा, है ना? कोई दिक्कत? तो प्रकृति में जो घटनाएं घटती हैं उन सारी घटनाओं को समझने के लिए हमें 6 स्टेप्स उठाना पड़ता है। और सबसे पहला स्टेप सिस्टेमेटिक ऑब्जर्वेशन, बड़े ध्यान से जो घटना घट रहा है उसको देखेंगे। दूसरा वन कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। तीसरा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, मैथमेटिकल मॉडलिंग, प्रेडिक्शन, और लास्ट वन वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन। कि भाई इतना मेहनत से जो हमने बनाया, कट रहा है नहीं सर, तो जो हम लोग जितना सारा थ्योरी पढ़ लिए, मतलब जितना सारा एक्सपेरिमेंट किए, ये सारे स्टेप्स उठाए, उसके बाद जो फॉर्मूला डिजाइन किए, क्या वो फॉर्मूला एक्सेप्टेबल है या एक्सेप्टेबल नहीं है, वो सारा फिर चेक किया जाता है। अगर एक्सेप्टेबल रहा तो सारे लोग हम लोग वही थ्योरी को पढ़ेंगे और वही चीज को समझने लगेंगे। यानी सब लोग, जैसे अभी आप लोग कोई चीज पढ़ रहे हो तो वो चीज कोई साइंटिस्ट के द्वारा प्रूफ किया गया है ना, कोई प्रूफ किया गया है, देन हम लोग उस चीज को पढ़ते हैं। हाँ, एक और चीज देखो, इतना मेहनत करने के बाद जो साइंटिस्ट ने इतना मेहनत किया होगा और जो हम लोगों को कोई फॉर्मूला दिया या जो भी कोई नियम दिया होगा, वो नियम अंतिम नियम नहीं है। जैसे अभी आप लोग को बताए थे कि जो हम लोग का चाचा है वो सुबह उठते हैं और उस एक ही चीज देखते हैं कि सन जो है पूरब से निकलता है, पश्चिम की ओर जाता है।
और चचा को क्या लगता है कि सूरज चलता है पृथ्वी रुका हुआ है। और पृथ्वी रुका हुआ है। तो चचा के दिमाग से क्या चल रहा है? एक ही चीज, सर धरती रुका हुआ, सूरज चल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू चचा, है ना, हम लोग क्या बोलेंगे? कौन रुका हुआ है? पृथ्वी रुका हुआ है। और चल कौन रहा है? हाँ, वो सिर्फ किसका रूल है? चचा का। ठीक, तो इसीलिए देखो, मतलब चचा के पास बस उतना ही सा ज्ञान, इसीलिए चचा के अनुसार वही उसका नियम रह गया। तो साइंटिस्ट लोग जो भी हम लोग को बताता है, जो नियम दे दिया है वो नियम अंतिम नियम नहीं है। जैसे आप लोग को लास्ट क्लास में भी बताए थे, हम लोग को तो एक नजर में भी यही दिखता है सर, और एक नजर में हम लोग यही सोच लेते हैं कि सूरज चलता है, धरती रुका हुआ है। लेकिन ऐसा है क्या? हम लोग बोलते हैं नहीं सर, धरती चल रहा है और सूर्य रुका हुआ है, ये हम लोग समझते हैं ना। चलो गुड। तो कोई भी थ्योरी जो आपको साइंस में दिया जाता है वो फाइनल थ्योरी नहीं है, वो फाइनल लॉ नहीं है। वो समय के साथ क्या हो सकता है? चेंज हो सके। मान लो और स्टडी किया गया और एक्सपेरिमेंट किया गया और पता चला जो हम लोग पढ़ रहे थे शायद वो गलत है, तो सही क्या है? जो गलत साबित करेगा वो फिर कोई नया चीज देगा ना, क्या सही वो चीज बताएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो ये जो आपको दिख रहा है झूम झूम करता हुआ, क्या लिखा? देयर इज नो फाइनल थ्योरी इन द साइंस एंड नो अनक्वेश्चन्ड अथॉरिटी अमंग साइंटिस्ट। बात ऐसा है भाई, यहाँ पे बस एक वर्ड में ध्यान देना, जो फाइनल लिखा हुआ है। जो थ्योरी आपको दिया जाता है साइंस में, वो थ्योरी आपका अंतिम नहीं है, फाइनल थ्योरी नहीं। जो थ्योरी साइंटिस्ट लोगों के द्वारा दिया गया वो हम लोगों के लिए अंतिम कभी नहीं हो सकता। वो समय के साथ चेंज हो सकता है। अगर कोई और अच्छा से एक्सपेरिमेंट किया, कुछ और इस दुनिया के बारे में बता गया, तो लोग वहीं पे खत्म हो जाएंगे। ठीक, कोई दिक्कत है यहाँ तक? है ना? तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहेंगे। देखो, जो अभी आप लोगों को चचा वाला कहानी बता रहे थे, ठीक है, चचा वाला कहानी क्या था सर? कि चचा को क्या लगता है? सूरज और धरती में चल कौन रहा है? सूरज चल रहा है। और रुका हुआ कौन है? इस थ्योरी को बोला जाता था जियोसेंट्रिक थ्योरी। पहले इस दुनिया में ना साइंटिस्ट लोग यही मानते थे, ठीक है, कि अर्थ रुका हुआ है और सन जो है वो चल रहा है। मतलब कि बीच में अर्थ है और उसके चारों ओर सन घूम रहा है। तो इस थ्योरी को बोला जाता था जियोसेंट्रिक थ्योरी। मतलब अर्थ रुका हुआ और अर्थ बीच में है, उसके चारों ओर चक्कर कौन काट रहा है? सन। लेकिन साइंटिस्ट लोग धीरे धीरे पढ़ा, समझा, फिर उन लोगों को पता चला भाई ऐसा नहीं है। कैसा है? कि सन रुका हुआ है और अर्थ चल रहा है। ये थ्योरी चेंज हुआ। अब इस थ्योरी का नाम पड़ गया हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। हेलियोसेंट्रिक का मतलब सर बीच में सन और उसके चारों ओर कौन घूम रहा है? पृथ्वी घूम रहा है। तो फिर साइंटिस्ट को प्रूव करना पड़ा कि भाई कैसे आप ये कह सकते हो कि अर्थ जो है वो रुका हुआ है, और मतलब अभी उल्टा बताया था ना कि सर सन रुका हुआ है और अर्थ चल रहा है। ये आप कैसे प्रूव कर सकते हो? तुम लोग बैठाया, बड़े आसान से समझाया कि कोई बात नहीं, हम तुरंत से समझा देते हैं, क्योंकि हम लोग को तो ऐसा देखने में लगता है चल रहा है कौन? सन चल रहा है। तो साइंटिस्ट लोग बोला नहीं ये गलत है। बोला कैसे गलत है? ले लो, एक स्कूटी में बैठाया एक साइंटिस्ट एक चचा को, कि चचा बैठो मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले पूछा कि आप देखो, आपको जो अगल बगल दिख रहा है, रोड के किनारे जो पेड़ दिख रहा है, वो पेड़ रुका हुआ है कि चल रहा है? तो चचा बोला एकदम रुका हुआ है। बोला ठीक है। स्कूटी में बैठाया और 200 के स्पीड से एकदम उड़ा दिया। अभी पूरा स्पीड से भागा। अब बोला कि जल्दी से देखो पेड़ को देखो जल्दी से। अब चचा पेड़ को देख रहा है। बोला कि भाई ये तो कमाल हो गया, पेड़ चल रहा है। चचा को क्या दिख रहा है? पेड़ चल रहा है। कि आप लोग इस चीज को ऑब्जर्व नहीं किए हो? अरे बस में बैठा होगा, ट्रैकर में बैठा हुआ, रोड में जब चलते होंगे तो आपको ये फील होता होगा कि सर चल तो रहे हैं हम लोग, मतलब चल रहा है। बस के ऊपर हम बैठे हुए हैं तो हम लोग चल रहे हैं, लेकिन अगल बगल देखते तो हम लोग को ऐसा महसूस होता है कि पेड़ दौड़ रहा है, घर दौड़ रहा है, ऐसे महसूस होता है ना।
तो बोला साइंटिस्ट लोग कि देखो यही चीज होता है जो हम लोग देख रहे हैं, कि हम लोग को ऐसा लग रहा है कि चल तो सन रहा है लेकिन चल सन नहीं रहा है। कौन चल रहा है? पृथ्वी। तुम लोग फिर क्या कर दिया? रूल चेंज कर दिया। बात समझ में आया? तो इसीलिए जो कोई थ्योरी दिया जाता है वो थ्योरी अंतिम थ्योरी नहीं है। चलो अब जब हम लोग फिजिक्स में ना एक्चुअली हम लोग पहुंच गए फिजिक्स में, क्लासिफिकेशन नहीं देखे, आगे देखते हैं। देखो साइंस का ना 3 छोटे छोटे से बच्चे हैं, ठीक? कौन कौन सा बच्चा? तो चलो थोड़ा सा पहले हम लोग देख लेते हैं। देखो जो 2 थ्योरी आप लोग को बताए थे, दिख रहा है? जियोसेंट्रिक थ्योरी कि सर बीच में अर्थ है, फिगर में देखो बड़े ध्यान से, बीच में अर्थ दिख रहा है और सूरज दिख रहा है। सूरज कहाँ पे है? कि सर सूरज ऐसे गोल गोल चक्कर खा रहा है, दिखा? ये पहले मानते थे और इस थ्योरी को क्या बोला जाता था? जियोसेंट्रिक थ्योरी। तो कई एक साल से यही माना जाता था कि बीच में अर्थ है, उसके चारों ओर सन घूम रहा है। फिर देखो ये जियोसेंट्रिक थ्योरी है। फिर आया हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। साइंटिस्ट लोग पढ़ा, समझा, बोला नहीं भाई जितना दिन से पढ़ रहे थे वो गलत पढ़ रहे थे। बीच में कौन है? सन है। बीच में सन दिख रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, बीच में सन है और उसके चारों ओर सारे ग्रह घूम रहे हैं। उसमें से आपको धरती भी कहीं दिखाई देगा, दिख रहा है? देखो धरती दिख रहा है, ये वाला धरती है सर, ये धरती घूम रहा है गोल गोल। क्लियर? पढ़ाओ। तो इसीलिए कोई थ्योरी जो आपको दिया जाता है वो फाइनल थ्योरी नहीं। पता नहीं कल को देखो, जैसे अभी ये क्या बोल रहा है कि सर सन रुका हुआ है ना, उसके चारों ओर कौन दौड़ रहा है? पृथ्वी दौड़ रहा है, सारे ग्रह दौड़ रहे हैं। लेकिन कल याद है, कल आपको एक और एक्सपेरिमेंट दिखाए थे, ठीक है? वहां पे क्या दिखा था? सन भी दौड़ रहा है। हाँ देखो ये साइंस का 3 छोटे छोटे से बच्चे, ठीक है? अभी छोटे छोटे 3 बच्चे कौन कौन से हैं देख लें। ये जो पहला बच्चा है, पहला बच्चा है ना, बड़ा वाला बच्चा, सबसे समझदार वाला बच्चा, वो कौन है? फिजिक्स। दूसरा वाला बच्चा केमिस्ट्री। तीसरा वाला बच्चा बायोलॉजी। कोई दिक्कत? तुरंत से ब्रांच ट्री बनाओ, नोट डाउन कर लो इसको थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग घर जाएंगे तो कॉपी भी बनाएंगे ना, फेयर कॉपी बनाएंगे, सारी चीज को नोट डाउन भी कर लो। कहीं ऊपर ऊपर तो उड़ नहीं रहा ना, ठीक है? कुछ वो एनी प्रॉब्लम बाबू? नहीं ना? गुड। तो ये सारी चीजें आप लोगों को रिकॉर्डेड मिल जाएगा। घर जाना, घर जाकर के सारी चीजों को दोबारा से टाइम रहे तो उसमें ना स्पीड बढ़ा लेना। यूट्यूब में देता है ना स्पीड बढ़ाना, बोलो आप चैनल में बता दिया जाएगा। 2 चैनल में अभी किसमें वीडियो जाएगा वो भी मुझे भी नहीं पता। तो देखेंगे धीरे धीरे ये सारी चीजें ना जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो सीधा लाइव चलती है। जो भी हम लोग करेंगे, जो भी पढ़ाएंगे, जो भी बोलेंगे वो सीधा सीधा यूट्यूब में जाते जाएगा। कट पिट कुछ नहीं रहेगा। जो नॉर्मल क्लासरूम है, क्लासरूम का वीडियो हम लोग डालते हैं, है ना? दिक्कत? तीनों लिख लिया आप इस सारी चीज को? चलो तो अब तो हम लोग यहाँ से देखो, हम लोग जो स्टडी करेंगे वो कौन से सब्जेक्ट का स्टडी करेंगे? यानी मैं जो आप लोगों को पढ़ाऊंगा इस क्लास 11th में वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा? फिजिक्स पढ़ाऊंगा। तो यहाँ के बाद थोड़ा सा हम लोग पीछे की ओर चलते हैं कि अभी फिजिक्स क्या होता है वो बारे नहीं बता रहा हूँ। कि जो अब हम लोग फिजिक्स है, फिजिक्स में हम लोग बेसिकली कौन कौन सा एरिया है जिस एरिया में हम लोग ध्यान देते हैं, अपना ध्यान देते हैं, ठीक है? तो मेनली फिजिक्स के अंदर जो देखा जाता है वो 2 चीज के ऊपर देखा जाता है। ये 2 चीज कौन सा है? इसको बोला जाता है थ्रस्ट इन फिजिक्स। तो आप लोग इसको पहले नोट डाउन करो, थ्रस्ट इन फिजिक्स।
थ्रस्ट का मतलब होता है जोर देना, थ्रस्ट का मतलब जोर देना। यानी जब हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो वो कौन सा चीज रहता है जो जिस चीज के ऊपर हम लोग ज्यादा जोर देते हैं, यानी आसान भाषा में बोले कि ज्यादा ध्यान देते हैं, वो दो चीज कौन कौन सा? थ्रस्ट का मीन्स जोर देना। जब हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं ना तो अपना अपना जो हम लोग ध्यान जो है वो सबसे ज्यादा किस चीज के ऊपर फोकस करते हैं? तो ये सबसे पहला देखो लोज है। ये लोज क्या लो है? ये है यूनिफिकेशन। ठीक, पहला है यूनिफिकेशन और दूसरा है रिडक्शन। ये दोनों को हम लोग बड़े आसानी से समझने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे से करके कोशिश करते हैं ये समझने का कि ये क्या होता है यूनिफिकेशन और ये क्या होता है रिडक्शन। समझना, चलो थ्रस्ट एरिया मींस, थ्रस्ट मींस समझ में आया ना, जहां पे हम लोग जोर देते हैं। देखो थ्रस्ट इन फिजिक्स के बारे में बात कर रहा है कि थ्रस्ट इन फिजिक्स, तो फिजिक्स में हम लोग दो चीज के ऊपर थ्रस्ट देते हैं। थ्रस्ट मतलब जोर देना, ध्यान देना। ध्यान क्या चीज में देते हैं? यूनिफिकेशन। देखो यूनिफिकेशन का मतलब देखो, यूनिफिकेशन का मतलब होता है एक जान एकता। यूनिटी मतलब एकता होता है, एकता से वर्ड बना हुआ है यूनिफिकेशन, यूनिटी से वर्ड बना हुआ है यूनिफिकेशन। मतलब देखो इस संसार में ना बहुत सारे लॉज, बहुत सारे लॉज। अब बहुत सारे लॉज अगर किसी आदमी को पढ़ने के लिए बोल दिया जाए तो सर दिमाग का दही हो जाएगा। नहीं कि इतना सारा लॉज, सर बड़ी मुश्किल। हम साइंस नहीं पढ़ेंगे, हम फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे। तो साइंटिस्ट लोग इस बात में ध्यान देता है कि लॉज को ना जितना सिंपल से सिंपल हो सके उतना सिंपल रखना है, ताकि सारे लोगों को बड़ी आसानी से समझना है। और तो और क्या करना है, एक नियम बनाओ और एक नियम से ढेर सारी फिनोमिना एक्सप्लेन कर सको। यानी कोई एक रूल बता दो और एक रूल के मदद से आप बहुत सारी चीजों के बारे में एक्सप्लेन कर सको। यानी बहुत सारी चीज को पढ़ेंगे और उसके लिए रूल रखेंगे, एक रूल। ठीक, तो बहुत सारी चीज सारा का सारा एकजुट हो गया और वो सारे एकजुट हो गया एक नियम के अंदर, और इसको हम लोग बोल देते हैं यूनिफिकेशन। जैसे समझना, की दिख रहा है, अगर की को हम छोड़ेंगे, छोड़ दिए सर, की नीचे चला गया अर्थ के पास, दोनों के बीच में एक फोर्स लगा। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशन फोर्स। अच्छा ठीक है, अब मून देख रहे हो, अर्थ देख रहे हो, मून और अर्थ के बीच में फोर्स लग रहा है। कौन वाला फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, सारा संसार, सूरज और ये अर्थ दोनों के बीच फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। चलो मार्कर, चाबी, इसका भी मास है, इसका भी मास है, दोनों के बीच फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखो बहुत सारे ऑब्जेक्ट, बहुत सारा फोर्स लग रहा है, सारे ऑब्जेक्ट में फोर्स लग रहा है, लेकिन उसके पीछे का कहानी एक ही है। कौन सा कहानी है? ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि बहुत सारे घटनाएं घटे, बहुत सारी चीज हो, लेकिन उसके लिए नियम कितना रखना है? एक ही रखना है। इसको बोला जाता है यूनिफिकेशन। यानी अलग अलग चीज को एक साथ हम क्या कर रहे हैं? जोड़। बात समझ में आया? यूनिफिकेशन का मतलब यही चीज कि ढेर सारी बातें हम बता सकते हैं एक नियम पर। बात समझ में आ रहा है? यूनिफिकेशन का मतलब क्या? ढेर सारी घटनाओं को हम बता देंगे सर एक नियम से। इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे? यूनिफिकेशन। नेक्स्ट वन होता है रिडक्शन। अगर मान लो कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज रहा तो, कॉम्प्लिकेटेड मतलब सर बड़ी मुश्किल वाला चीज है। अगर कोई मुश्किल वाला चीज है तो मुश्किल वाला चीज को हम क्या करें? तो देखो अगर मुश्किल वाला चीज है ना तो मुश्किल वाला चीज को हम तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, तोड़ तोड़ के। जैसे समझना, हाँ सर कोयले से बिजली प्राप्त करना। देखो कोयले से बिजली प्राप्त करना कैसे होगा? सर सबसे पहले कोयला खदान से निकाला जाएगा, फिर जहां पे पावर प्लांट है, पावर उत्पादन होगा, इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन होगा, वहां ले जाएंगे। कोयला को सबसे पहले पीसेंगे, चूर चूर करेंगे, चूर चूर कर देंगे। सर कोयला जलाएंगे, कोयला जलेगा तो हीट एनर्जी मिलेगा, जलने से हीट एनर्जी मिलेगा ना। हीट एनर्जी मिलने लगा सर,
अब हम लोग क्या करेंगे कि इस हीट एनर्जी से पानी गर्म कर लेंगे। पानी जान रहे हो, पानी गर्म करेंगे। अब इतना एनर्जी देंगे कि पानी गर्म होते होते भाप बन जाएगा। आप जानते हो भाप के पास एनर्जी रहता है, ताकत रहता है। भाप में हाथ डाल दो, हाथ जला देगा। तो भाप में इतनी ताकत रहेगा कि टरबाइन को घुमा देगा। एक टरबाइन होता है, टरबाइन इस तरीके से ब्लेड लगा हुआ रहता है। टरबाइन में जैसे स्टीम पड़ेगा, भाप पड़ेगा, ताकत लगाएगा ना, और इस तरीके से टरबाइन घूमना शुरू करेगा। टरबाइन के साथ हम डायनेमो लगा देते हैं, ठीक, डायनेमो लगा देते हैं। डायनेमो जो है, जो ये टरबाइन घूम रहा था ना, इस घूमने के कारण टरबाइन उसको इलेक्ट्रिसिटी में बदल देगा, और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग अपना घर ले आएंगे, तो यूज कर लेंगे। बोलो बाबू, दिक्कत नहीं। तो देखो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है सर, इलेक्ट्रिसिटी बनाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। तो इसको कोई बात नहीं, कॉम्प्लिकेटेड है ना, तो इसको हम लोग तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। रिडक्शन, रिडक्शन मतलब देखो, रिडक्शन वर्ड बना है रिड्यूस, और रिड्यूस का मतलब होता है छोटा। तो कोई बड़ा चीज रहेगा तो उसको हम लोग छोटा 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 टुकड़ा टुकड़ा करके समझेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए सर सबसे पहले हमें कोयला चाहिए। कोयला को जलाएंगे तो कोयला जलाने से एनर्जी मिलेगा। उस एनर्जी से हम लोग पानी गर्म कर लेंगे, पानी भाप बन जाएगा। भाप से हम लोग टरबाइन को घुमा लेंगे, टरबाइन में हम डायनेमो लगा देंगे। डायनेमो क्या कर देगा? इलेक्ट्रिसिटी में बदल देगा। तो सर काफी भारी भरकम चीज था। उस भारी भरकम चीज को हम छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिए, और छोटे छोटे टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़े में समझ लिए। इस चीज को बोला जाता है रिडक्शन। कोई डाउट? तो फिजिक्स में इन जनरल हम लोग ये दो चीज के ऊपर पक्का जोर देते हैं कि भाई साइंटिस्ट लोग को बोलते हैं कि चचा आप लोग ऐसा नियम बनाना कि एक ही नियम से ढेर सारी चीजें बताया जा सके, ठीक। और दूसरी चीज, अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज रहा, मुश्किल चीज रहा, तो उसको कैसे समझेंगे? छोटे छोटे टुकड़ा कर करके हम लोग उसको समझेंगे। कोई दिक्कत? तो ये जो दो पॉइंट लिखा है, थ्रस्ट इन फिजिक्स, कोई डाउट है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल क्लियर है ना? चलो ठीक। तो यूनिफिकेशन और रिडक्शन ये क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे की ओर। तो ये हम लोग देख चुके थे साइंस के बच्चे को। अब चलो पहले बताओ, क्लास को कंटिन्यू करना चाहिए कि अब नेक्स्ट डे करना चाहिए? नेक्स्ट डे ना हम लोग का हो गया काम भर, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्लास में ना हम लोग पढ़ेंगे कि फिजिक्स क्या होता है, ठीक। और इस दुनिया में कितने तरीके का फोर्सेस प्रेजेंट है। देखो हम लोगों को देखना है ना कि इस दुनिया में कितने, आप देखो कितने तरीके के फोर्स जानते हो? नॉर्मल में बहुत सारे जानते हो सर। फ्रिक्शन फोर्स होता है, ऐसे रगड़ते हैं सर, फ्रिक्शन फोर्स। ऐसे बॉडी से देख रहे हो कौन सा फोर्स? मसल दिखाते हैं हम लोग, मस्कुलर फोर्स। पानी में लगता है विस्कस फोर्स। ढेर सारे फोर्सेस होते हैं। इन सारे फोर्सेस के बारे हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बस इतने ही। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ठीक से समझ में आया होगा, ठीक। अगर फिर कोई डाउट रहा होगा तो दोबारा से आप लोग क्या करना, रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना है। फिर भी डाउट रहा तो हम लोग है ना, फिर मिलेंगे कल, ठीक। तो आज के क्लास को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। बोलो बाबू, कोई दिक्कत? सचिन, दिलीप, नहीं ना?